गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ये बताओ, कल मैंने नहीं दिया था, परसों मैंने वो दिया था यूपी वाला पार्ट, तो यूपी वाला पार्ट कर लिया? तो मुझे देना है यूपी वाला पार्ट कि नहीं देना है? बोलिए, क्या करना है, देना है कि नहीं देना है? क्या मैम? मैम पॉलिटी दिया था आपने, तो पॉलिटी वो हो किया गया, तो मैंने कल कुछ नहीं दिया था, तो अगर Yes, मैनेज ma'am. हो रहा हो तो फिर मैं यूपी वाला भी थोड़ा थोड़ा देती रहूँ, ना मैनेज हो रहा हो तो फर्जी में मैं क्यों दूँ, ये पूछ रही हूँ। मैम वो तो जा रहा है मैनेज, ठीक है आधे एक घंटे। ठीक है, तो फिर मैं दे दूंगी, जो कर पा रहा है वो कर ले, वरना वो बाद में कर लेगा। ठीक है, चलो आंसर कौन देगा, हाथ उठा लो ज़रा। ठीक है, जिसका नहीं हो पा रहा है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टाइम है, हो जाएगा सब, ठीक है। जिनका हो जा रहा है वो लोग कर लें, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। चलो हाथ उठा लो भाई, उठा लिया क्या? चलिए प्रिया, आपसे ही शुरू करते हैं। तो प्रिया ये बता दीजिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था है किस प्रकार की है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मतलब क्या होता है? इसमें गवर्नमेंट का भी होता है और प्राइवेट का भी होता है, दोनों का रहता है इसमें। अच्छा, और भारत में एलपीजी नीति कब आई? 1991 में। अच्छा, एलपीजी का क्या है फुल फॉर्म? लिबरलाइजेशन, और एलपीपी से है, इसे क्या था, इजी है बहुत है तो, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, हाँ ठीक है। चलो, जीडीपी और ये सब पूछते नहीं है, इसलिए मैं नहीं पूछ रही हूँ, फालतू टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब रिसेंट ईयर्स में कुछ पूछे नहीं है, ठीक है। अच्छा प्रिया ये बताइए, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत कब तक अचीव कर लेगा? 2024 तक। 2024 तक? अभी बढ़ा है मगर ना मैम। 27 वाला तो यूपी का था ना, यूपी कितनी क्या एम है यूपी का? 1 ट्रिलियन। 1 1 ट्रिलियन, वो का। 2027 तक है, ठीक है। उसके बाद कुछ करंट अफेयर में अपडेट हुआ है क्या ऐसा? मतलब मैंने नहीं पढ़ा है, अगर कुछ हो तो बताना। चलो अब प्रिया ये बताइए, जो क्षेत्र होते हैं यानी कि सेक्टर्स अर्थव्यवस्था के, कौन कौन से हैं? यस, 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में क्या क्या आता है? प्राइमरी में एग्रीकल्चर रिलेटेड है और उससे जो एग्रीकल्चर जुड़े तो सबको क्षेत्र पता है। है, उसके अलावा क्या आता है? हाँ, खनन क्षेत्र भी आता है उसके अंदर, और मतलब जो भी कच्चा माल से रिलेटेड चीजें होती हैं वो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर में ही आता है, और फिर जो प्रोडक्ट या विनिर्माण क्षेत्र होता है वो सेकेंडरी में आ जाता है, और जो भी सर्विसेज जो सप्लाई हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो टर्सरी में आ ठीक, जाता है। भारत की जो तृतीय। अर्थव्यवस्था है ये कृषि आधारित है या फिर सेवा क्षेत्र आधारित है, कैसी है? मैम एग्रेरियन इकोनॉमी है या? है तो कृषि आधारित, बट सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वो है, परसेंटेज है हमारा। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन सेवा क्षेत्र का है, तो फिर इसको कृषि हम्म। आधारित क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे? एक सेकंड मैम, ना। हाँ मैम, फिर से पूछिए थोड़ा सा। मैं कह रही हूँ कृषि आधारित क्यों कहते हैं अर्थव्यवस्था को, जब सेवा क्षेत्र का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि मैम ना वो 49% अभी भी जनसंख्या इसी में, मतलब अभी भी इसी पे डिपेंड है अपने। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसमें लगा हुआ है, हाँ, इसलिए। अभी भी इसमें ही है। ठीक है। अब जीवन का भौतिक गुणवत्ता सूचकांक यानी कि PQLI, ये क्या है, किसने दिया था, इसके क्या वो हैं संकेतक? PQLI उन्होंने दिया था, मॉरिस ने दिया था, और इसके 3 संकेतक हैं, एक कृषि मृत्यु दर है, और एक एजुकेशन है, और एक कौन सा है, जीवन प्रत्याशा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। तो अंग्रेजी में बोलकर कोई बता दो जरा, क्या है तीनों PQLI के संकेतक? लाइफ एक्सपेक्टेंसी सॉरी मैम, एक्सपेक्टेंसी, और फिर उसके बाद है एजुकेशन हो गया, और एक चाइल्ड बर्थ रेट हो गया। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है। हाँ सॉरी, इन्फेंट अरे मोर्टेलिटी ठीक है रेट। ठीक है, चलिए। तो अब मुझे ये बताइए, ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, और ये कब दिया था, मैम किसने दिया था? 1970s में ये भूटान के द्वारा दिया गया था, और हैप्पीनेस मतलब इसमें कई सारे पैरामीटर्स हैं जो पैरामीटर्स तो डिसाइड। हाँ बहुत सारे हैं, वो हमने देखेंगे। 1970s में भूटान के उस समय कौन से किंग थे? नहीं, किंग का नाम तो नहीं पता मैम। क्या थे, बता रहे हो क्या आशुतोष?
मैम जिगमे करके याद आ रहा है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। हाँ, जिग्मे सिंगे वांगचुक, ठीक है, चौथे किंग थे, इतना ये नहीं पूछेगा। चलिए प्रिया, एक क्वेश्चन और बता दिया, HDI किसने दिया था? HDI में कौन सा संकेतक है? HDI में 3 है, हम्म वैसे तो 10 हैं पैरामीटर, बट 3 वो बोले जाते हैं। हम्म उसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, और वही जीवन प्रत्याशा है, 3 ही है। स्टैंडर्ड ऑफ और HDI महमूद, अच्छा हाँ, जीवन स्तर है, जीवन स्तर। हम्म और इसको महबूल हक ने दिया था क्या ठीक, शायद? कहाँ के ये इकोनॉमिस्ट थे? मैं वो ये पाकिस्तान के थे। बांग्लादेश के। बांग्लादेश के मैम। हाँ, बांग्लादेश। अच्छा, ये पाकिस्तान के थे। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे। चलिए ये बताइए प्रिया मुझे, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है इसको कैसे क्या कहा जाएगा? एक ये लेबर सरप्लस होगी, ट्रेड सरप्लस है, अर्थव्यवस्था हाँ। है, या फिर कैपिटल सरप्लस? सरप्लस मतलब अधिकता। हाँ, वो लेबर का ही है, इसमें सबसे ज्यादा कार्य मतलब लेबर सरप्लस है, ठीक है, हाँ, लेबर सरप्लस ही है। ठीक है। यस मैम। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताइए, ओपन और फ्री इकोनॉमी क्या होता है? ओपन इकोनॉमी होगा जब हम बाहरी देशों के साथ अपना ट्रेड करते हैं, और क्लोज इकोनॉमी होता है कि हम अपने ही देश के अंदर ही सारे एक्टिविटी करते हैं। अच्छा, उसकी एक टर्म आर्थिक होता क्रियाएं है जितनी भी होती हैं। लेसेस फेयर, इसका टर्म किससे संबंधित, ये किससे संबंधित है? लेटेस्ट है मैम, पता तो है बट याद नहीं आ रहा अभी। इंटरफेरेंस ना हो मैम फ्रेंच को इकोनॉमिक्स में उसने दिया था। ये होता है कि जो प्राइवेट वो होते हैं, ये बाजार आधारित इकोनॉमी एक तरह से होती है मतलब कि आप उसमें कैपिटलिस्ट, हस्तक्षेप कैपिटलिस्ट ना करो। अर्थव्यवस्था से है, बाजार आधारित हाँ, से, लेसेस फेयर, हाँ, yes, ma'am। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बता दिया ना आपने? Yes, पहली ma'am। बार कब लॉन्च किया गया था? 1990 में। 1990 में, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट हो गया हमारा। कैपिटलिस्ट हो गई लेसेस फेयर, और ये इटालियन ने दिया था, इससे ज़्यादा इसमें कुछ देखना नहीं है। उसके बाद ये प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? मैम 15 मार्च 1950 को हुआ था क्या शायद? 1950। हाँ, 1950 में हुई थी। 1950। और ये हाँ, नीति आयोग कब आया? 1 जनवरी 2015। ठीक है। केंद्रीकृत नियोजित अर्थव्यवस्था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इससे संबंधित कौन है? इस अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शंस हैं प्रोफेसर हेम्सन, लर्नर, या फिर कार्ल मार्क्स। प्लान्ड इकोनॉमी फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाला। नहीं पता मुझे। ये बुक थी कोई स्वामीनाथन की, वो मुझे याद है, ये नहीं पता। तो ये जो अर्थव्यवस्था का ये सेंट्रली प्लान इकोनॉमी वाला है, इससे हम कार्ल मार्क्स से जोड़ सकते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने जो अपनी वो दी थी, उसमें इन्होंने इसकी भी बात की, ठीक है। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी कौन हो जाएंगे? प्रोफेसर हैंसन या फिर कार्ल मार्क्स? कार्ल मार्क्स नहीं होंगे, आंसर नहीं होंगे। कार्ल मार्क्स तो नहीं होंगे ना, तो दूसरे वाले हो जाएंगे। Yes, ma'am। चलिए अब प्रिया ये बताइए, NSO ये कब स्थापित हुआ और किसको मर्ज कर कर ये संस्था स्थापित हुई है? CSO को और NSS को मिला के बनी है। ये अभी शायद 2019 में ही बनी है, मिला के CSO बना है। CSO बनाए कि NSO बनाए? NSO NSO बनाए, बना है। CSO और NSSO। CSO और NSSO की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैटिकल सर्वे और नेशनल सैंपल सर्वे, सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। और वो नहीं, NSSO का पूछा ना आपने? दोनों का NSO पूछा, CSO का भी पूछा और इसका भी पूछा, NSSO का भी। हाँ, तो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये हो जाएगा, और इसका ये सर्वे है, मगर इसमें दूसरा वाला नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, वो वाला नेशनल सैंपल सर्वे। हाँ,
ये है ऑफिस, 90। और दोनों मिलकर नेशनल, उसका नेशनल ले लिए हैं और उसका वो ले लिए हैं स्टैटिस्टिकल, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस 2019 में बना। अच्छा, अब प्रिया ये बताइए, सबसे पहली बार भारत में नेशनल इनकम की गणना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था 1968, 67, 68 में। कौन से ईयर में? 1868। 1868 और 60। ठीक है, किताब कौन सी है इनकी बड़ी फेमस? वो है अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। Poverty and ठीक है, उसके बाद एक राष्ट्रीय आय समिति यानी कि नेशनल इनकम कमेटी बनी थी भारत में, किस वर्ष बनी थी और उसको हेड किसने किया था? 1949 को बनी थी और पीसी महाबोलिस ने उसको हेड पीसी महालनोबिस ने कर दिया था। ठीक है, चलो अभी बताओ, ये नेशनल इनकम की गणना से संबंधित कुछ लोगों के नाम बता रही हूँ, तो इनमें से कौन कौन उसमें है, आता है, इन लोगों ने भी गणना की है। एक है फिनले शिराज, एक है वाडियार और एक है VRKRV राव। मैम लास्ट के दो लोग हैं, वाडियार हैं, और तीनों VRK लोग हैं, राव हैं। तीनों लोग हैं। ठीक है, वाडियार जोशी भी हैं, VKRV राव भी हैं और फिनले शिराज भी हैं। ठीक है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताओ, चलो नेशनल इनकम क्या होती है, कैसे निकालते हैं नेशनल इनकम, किसको कहते हैं नेशनल इनकम? मैम ऐसे नहीं बता पाऊंगी। नॉर्मल कोई फॉर्मूला होता है, NNP GNP एट फैक्टर कॉस्ट, कुछ मार्केट प्राइस, ऐसा कुछ होता है क्या? NNP एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं। NNP एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं। मैम मुझे यही पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि फैक्टर कॉस्ट पे है कि एक और होता है मार्केट प्राइस। हाँ, मार्केट प्राइस पे नहीं है, फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैम एक और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस सब्सिडीज। क्या होता है ये? मैम ये मैम नेशनल इनकम ही होता है, नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट जिसको बोलते हैं। नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। ये बताओ, ग्रॉस और नेट में डिफरेंस क्या आ जाता है? मैम नेट में जब डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो वो हो जाता है और ओवरऑल ग्रॉस ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, इतने ज़्यादा पीसेस वाले दिमाग लगवाते नहीं हैं, फैक्ट्स रटवाते हैं बस। ठीक है, ज़्यादा हम उसमें जाएंगे नहीं। चलो प्रिया मुझे बताइए, विश्व सरैया प्लान कब आया था? बताएंगी या किसी और से पूछूं? नहीं मैम बता रही हूँ, ईयर आज याद किया है। 1934। वेरी गुड, 1934। उसके बाद बॉम्बे प्लान कब आया था, किससे संबंधित है? 1944। वेरी गुड। अब इसमें कौन कौन लोग थे बॉम्बे प्लान में, कुछ 2-4 लोग के नाम बताओगे क्या? कई लोग थे, एक टाटा थे और राघवाचारी नहीं, सॉरी, और पता है जितने भी बड़े हैं वो थे बिजनेसमैन, उद्योगपति वो थे। हाँ, वो इसमें थे। ठीक है, टाटा बिरला सब थे, टाटा बिरला सब थे। ठीक है, 8 लोग थे। गुड। उसके बाद ये बताओ, ये बिरला ये हो गया हमारा बॉम्बे प्लान, और उसके बाद ये हरिपुरा अधिवेशन में क्या बना था, कुछ नियोजन से जो अभी आपने बोला था 1934 में, उसकी इंग्लिश में क्या था? विश्व सरैया प्लान। ठीक है, मैंने योजना बोल दिया था शायद। नहीं, वो विश्वेश्वरैया व्यक्ति का नाम है, नाम है। विश्व सरैया इंसान थे, उनके नाम पर है। ठीक है, और योजना प्लान। ठीक है, उसके बाद ये बॉम्बे प्लान हो गया। चलिए प्रिया, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, फिर कोई हाथ उठा लो उससे पूछूंगी। प्रिया ये बताइए, जो हरिपुरा सेशन में कुछ बना था क्या, किसी ने कुछ समिति बनवाई थी नियोजन से संबंधित? नियोजन यानी कि प्लानिंग बना था, NPC बना था, नेशनल प्लानिंग कमीशन, जवाहरलाल नेहरू के उस पे बना था ये। अच्छा, तो इसको कांग्रेस प्लान भी बोलते हैं। 1938। अच्छा, तो इसको इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वही सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा सेशन था क्या? पक्का? सही है। हाँ, यस मैम। ठीक है, चलो कोई दूसरा हाथ उठाएगा? चलिए प्रिया मुझे ही बताइए, अब तक दूसरा कोई हाथ नहीं उठा रहा है, अब आप ही को बताना पड़ेगा। ये जो है गांधीयन प्लान कब दिया था, गांधीवादी योजना, और इससे संबंधित कौन है?
ये जो बॉम्बे प्लान था एक ही ईयर में आया था, ये बॉम्बे प्लान के बाद आया था 1944 में। ठीक है, तो अब गांधीयन योजनाएं दी किसने थी? गांधी जी ने खुद ही दी थी क्या? उनके थे, वो शिष्य थे, नारायण करके थे जो, श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। सना करवा। ठीक है, अब इसमें क्या बात की गई होगी? किस प्रकार की इकोनॉमी की बात की गई होगी? गांधीवादी कुटीर प्लान है तो। उद्योग होंगे, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उस पे विकेंद्रीकरण की बेसिकली बात हुई, ठीक जो है, तो गांवों अगर में। इसमें मैं कहूँ कि हाँ। इसमें गांवों की आत्मनिर्भरता की बात की गई होगी तो बात सही है कि यस गलत? मैम, सही है ये। सही है, ठीक है। चलो, एक प्लान आया था जनवादी प्लान या फिर पीपल्स प्लान, ये कब आया था? ये नारायण की प्लान, जयप्रकाश नारायण का प्लान था, और ये आया था 1945। अच्छा, सर्वोदय प्लान किसका था? जयप्रकाश नारायण का था। तो ये पीपल्स प्लान किसका था? एम.एन. रॉय का। गुड। पीपल्स प्लान एम.एन. रॉय का था। M.N. ईयर रॉय क्या था? का। ईयर क्या था पीपल्स प्लान यानी जनवादी वो प्लान का? 1945 था, और इसके 5 साल बाद ये पीपल्स नहीं सर्वोदय प्लान आया 1950 में, जयप्रकाश नारायण का। वेरी गुड, जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय प्लान था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन बन गया हमारा। अब ये बताओ, पहले प्लानिंग कमीशन के वो कौन थे अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, ये बताओ, पीएम। चेयरमैन तो वो हो गए, इसको प्लानिंग कमीशन का गठन किसी समिति की सिफारिश पे हुआ था क्या? नो मैम, ये सलाहकारी बोर्ड था, उसके सलाह पे हुआ था, समिति तो नहीं पता मुझे। अच्छा, एक केसी नियोगी समिति बनी थी, वो किससे संबंधित है? वो उससे ये- फाइनेंस कमीशन। फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर केसी योगी हाँ, वो समिति के तो अनुशंसा पर ही बना हाँ था। हेड थे वो पहले। वो हेड थे। ठीक है, हम्म। तो खैर प्लानिंग कमीशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। किस प्रकार की संस्था थी? वैधानिक, संवैधानिक, गैर संवैधानिक, कैसी थी? गैर संवैधानिक थी। अच्छा, ये बताइए, एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना था, ये कब बना था? 1952 में बना था। इसमें डेट कौन क्या कौन थी? सदस्य थे? 6 अगस्त 6 अगस्त 1952। वेरी गुड, हाँ 6 अगस्त 1952। 1952। ठीक है, सदस्य कौन था इसका? मेंबर तो अभी नहीं याद आ रहे मुझे। नहीं, मतलब नाम क्या PM बताना है, तो इसमें क्या? कैबिनेट पीएम मिनिस्टर। सीएम सब होंगे क्या मैम? पीएम सीएम सब हाँ, थे। ये सब। इसको अच्छा। इसको सुपर कैबिनेट टाइप का भी कुछ टर्म दिया गया था क्या? किचन कैबिनेट। सुपर हाँ। कैबिनेट कर कर किसने कहा था? अशोक मेहता ने। अशोक चंद्र अशोक। अंदर होंगे, हाँ ये मैं बताओ, अब ये जो एनडीसी है, ये खत्म हो गया प्लानिंग कमीशन के साथ कि अभी है? नहीं, ये नहीं खत्म खत्म हो हुआ। गया। नहीं, ये नहीं खत्म हुआ। नहीं, ये नहीं खत्म हाँ, हुआ ये है नहीं अभी। खत्म हुआ है। ठीक है, चलिए, जीएनपी और एनएनपी ये सब तो मुझे पूछने की जरूरत लग नहीं रही, बता जाइए जब तक। अच्छा, जीएनपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है प्रिया? मैम ये किसी और से पूछ लेते हैं अभी। चलो ठीक, कौन बताएगा भाई? हाथ तो उठाओ, तुम लोग कोई हाथ ही नहीं उठाते। थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा इसको, उसमें थोड़ा थोड़ा सा बस डिफरेंस। मैम हाँ, अभी चलिए। रिवीजन नहीं हो पाया, सॉरी मैम। कोई बात नहीं, चलो चलो, अमन से पूछ लेते हैं, बहुत दिनों बाद आया। चलो अमन बताओ, यस मैम, बताइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैम। ग्रॉस जीडीपी जो होता है उसमें जैसे ग्रॉस और नेट में डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन का। अगर डेप्रिसिएशन हो गया तो नेट हो जाएगा, और अगर डेप्रिसिएशन नहीं हटाएंगे तो ग्रॉस रहेगा। डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस होता है। ये जो फॉरेन इनकम होती है उसका, जैसे इनकम जो रिसीव होती है अब्रॉड में, अब्रॉड से उसे प्लस कर देंगे, और जो इनकम हमारी जाती है अब्रॉड उसे माइनस कर देंगे, तो वो नेशनल बन जाएगी डोमेस्टिक से। और फैक्टर कॉस्ट कुल मिलाकर सिटीजन्स की जब बात होगी तो वो नेशनल हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, फिर एंड मैम फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस होता है। सरकार का जो टैक्स होगा और सब्सिडी होगी उसे हटा देंगे। जैसे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर देंगे और सब्सिडी माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर फैक्टर कॉस्ट पे लेना होगा तो सब्सिडी घटा के टैक्स जोड़ दें। ठीक है। अब जीडीपी रह गया हमारा। जीडीपी क्या है? मैं मतलब जीडीपी के टाइप्स नॉमिनल, रियल और नॉर्मल जीडीपी क्या है? फिर नॉमिनल और रियल भी बता देना। मैम नॉर्मल जीडीपी हो गया जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा मिला देंगे, यानी कि इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा होगा, जो हम कर रहे हैं या फिर कोई फॉरेनर कर रहा है, कोई भी कर रहा है, पूरा जितना भी इंडिया के अंदर है सब जीडीपी में आ जाएगा।
फिर वो नेशनल निकालनी पड़ेगी, तो अपना ये हटा देंगे जो भी यहाँ से इनकम गई होगी और फॉरेन की ले लेंगे। तो मतलब इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो GDP ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स है, हमको पता होने चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बता दो, इन्फ्लेशन किस में जुड़ता है, रियल वाले में, नॉमिनल वाले में? में इन्फ्लेशन जुड़ेगा रियल वाले में। नॉमिनल मतलब वही रहता है, रियल जो होता है उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया जाता है बेस ईयर से, बेस ईयर और पे। उसी में अगर बता बता और बता। उसी में अगर कंट्रीज ले लेंगी तो वो हो जाएगा परचेज पावर पैरिटी, सॉरी PPP। हाँ, अच्छा, अब ये बताओ, तो एडजस्ट किस में कर देते हैं, रियल वाले में कर देते हैं इन्फ्लेशन को एडजस्ट, कि नॉमिनल जीडीपी में कर देते हैं? हम नॉमिनल GDP में एडजस्टमेंट कर देंगे इन्फ्लेशन का, उससे रियल निकालते हैं बेस ईयर से कैलकुलेट करके। करंट अभी प्राइजेस पे शायद कौन सा 2012 निकलता चल है, रहा है। करंट प्राइजेस पे कौन सा निकलता है जीडीपी, नॉमिनल या रियल? करंट प्राइस पे रियल होना चाहिए। नॉमिनल। और हमारा रियल किस पे निकलता है, बेस प्राइस पे। ठीक है, बेस ईयर पे। ठीक है, उल्टा कर गया। हाँ कोई बात नहीं, बाकी इतने डिटेल में नहीं जाते हैं, वापस से जाते हैं, क्योंकि इतना कभी पूछता ही नहीं है ये। चल, उसके बाद अमन मुझे ये बताओ, ये क्या होता है, हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? हम इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को हिंदू रेट ग्रोथ कहते हैं। जब पहले मतलब बहुत स्लो चलता था, स्लो डेवलपमेंट हुआ था, तब टर्म दिया था ये। अच्छा जीडीपी से रिलेटेड है ये। अच्छा 1950 से 80s के बीच में 3.5% ग्रोथ रेट रहता था, तो एक कोई कृष्णराज थे, उन्होंने बोला था कि ये हिंदू ग्रोथ रेट है। राजकृष्ण। ठीक है, हाँ, चल अब ये बताओ, राजकृष्ण। ऑप्शंस हैं पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन और लिटरेसी। इनमें से किससे संबंधित है हिंदू ग्रोथ रेट? नेशनल इनकम से। नेशनल इनकम से, वेरी गुड। ठीक है, और उसके बाद चलिए, अमन पूछूं आपसे या किसी और से पूछूं? पूछ ली, मैं ऐसे पढ़ के नहीं आया उस तरह से, मैं तो चलो कोई बात नहीं, कोशिश करूंगा। कोई बात नहीं, चलो इशिता हम को पूछ इकोनॉमिक लेते हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, वो उस तरह का पढ़ा नहीं मैंने। इकोनॉमिक के ज्यादातर क्या फ्रैक्चर आता नहीं है, कॉन्सेप्ट्स मेरे को क्लियर है, तो मैं इकोनॉमिक को पढ़ लेता हूँ। मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आई नहीं, ये समझ नहीं ईयर आपने वाला बोला क्या? डेटा कहाँ से मिलेगा कौन वाला डेटा? मैम? मैम, ये जो ईयर वाला जो डेटा है इकोनॉमिक्स का, ये किस बुक से मिल जाएगा सारा? मतलब जो सब अभी आप पूछ रहे थे, ये कमीशन और ये सब चीजें। कौन सी बुक से मिल जाएगा, डीसी में मिल जाएगा? घटना चक्र में दिया हुआ है मैम, तो PY अच्छा, घटना चक्र। सब पीवाईक्यू ही है। पीवाईक्यू है, थोड़ा बहुत अगर इधर ओके, उधर होगा तो वो भी एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक चलो है मैम, ठीक। ठीक है। वैसे इसमें करंट अफेयर्स ज़्यादा आते हैं, लेकिन हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं तो हम पूरा ही कंप्लीट करेंगे, कि उसमें कोई अगर पूछ लेते हैं कोई टर्म वगैरह तो हमको आना चाहिए। ठीक है, चलो इशिता मुझे ये बताओ, इन्फ्लेशन जो होता है, इसमें गैलपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन वो हो गया कि जो बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा हो। इसमें मतलब बहुत ज्यादा, जैसे कि डबल डिजिट हो जाता हो, उसे गैलोपिंग कह देंगे। अच्छा, रिसेशन मतलब 10-11%। आ गया, ये कब कहते हैं, क्या कंडीशन होती है, रिसेशन कब कहते हैं? स्लो डाउन और रिसेशन दो अलग अलग टर्म्स है कि सेम है? मैम थोड़े से अलग अलग मतलब डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? रिसेशन तब हो जाएगा जैसे कि जब कोई जीडीपी, इनकम, एम्प्लॉयमेंट ये सब 6 महीने के लिए कम हो जाए, तो उसे रिसेशन कह देंगे। और आपने बोला स्लो ग्रोथ, वो जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाए, जैसे कोविड के टाइम पे हो गया था, तो उसे स्लो ग्रोथ कहेंगे। स्लो ग्रोथ में आई डोंट थिंक टाइम डिफाइन होता है, बट रिसेशन में 6 मंथ्स का रहेगा। ठीक है, कितने क्वार्टर्स हो गए मतलब? 6 मंथ्स मतलब कितने, 2 क्वार्टर्स। 2 क्वार्टर्स में कंटिन्यूअसली हमारी ग्रोथ नहीं होगी तो फिर वो हमारा क्या हो जाएगा, रिसेशन। ठीक है, रिसेशन। ठीक है। अब ये 2008 वाला रिसेशन जो आया था, किसके चक्कर में आया था? ये कुछ हाउसिंग क्राइसिस हो गई थी यूएस में, प्राइम उस वजह क्राइसिस से था आया। यूएस में। हाँ, सब प्राइम क्राइसिस, वो लोन देते जा रहे थे और ठीक है, मतलब और हाउसिंग कुछ के लिए। कुछ ग्रेट डिप्रेशन भी था क्या, कब आया था ये, कब हुआ था? मैम ये 1929, 28, 29 के में आया था। अच्छा, तो ये कहाँ पर आया था?
इसकी शुरुआत मैम कहाँ ये हुई थी? ग्रेट डिप्रेशन ये वहीं पर आया था, क्या बोलते हैं, यूएस की साइड में ही आया था ये। मैम यू- लेमन ब्रदर्स क्राइसिस ही थी। कौन सा क्राइसिस? लेमन ब्रदर्स करके एक थी, हम्म। ये इसी से रिलेटेड है। मैंने लेमन ब्रदर्स पहली बार सुन रही हूँ। नहीं, वो बाद में। उसके बाद ये यूएस का हो गया। उसके बाद सीएसओ पूछ लिया है मैंने। मैम मैम ये CSO 2008 वाला रिसेशन ये थोड़ा रिपीट कर दिया, इसका रीजन क्या था? क्या था रीजन, बताओ यशोदा। मैम यही था, सब प्राइम क्राइसिस था कि जो मतलब बैंक्स थी वो ज्यादा मतलब हाउसिंग लोन्स देने लगी थी लोगों को, तो इतने ज्यादा दे रही थी बिना सोचे कि रीपे कर पाएंगे या नहीं, फिर ये एंड भी में वो कहाँ से बबल शुरुआत बस्ट हो हुई थी? गया। इस वाले इस की भी वजह कहाँ से शुरुआत हुई थी? से मैम क्या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत 2007 से देश कहाँ से? ये बैंक कहाँ की थी? इंडिया की देने लगी थी क्या? मैम, नहीं यूएस की। यूएस की, ठीक है। उसके बाद वो बजट वाला वीडियो देख लिया है, उसमें फिगर्स बहुत सारे हैं, लर्न कर लेना। चलो इशिता मुझे बता दो हाँ, जरा। वो कर लिया। हाँ कर लिया है। सबसे ज्यादा एलोकेशन कौन से उसको हुआ है, मिनिस्ट्री को? डिफेंस को हुआ है 6 लाख करोड़। 636। ठीक है, उसके बाद क्या है? रोड्स और डिफेंस रोड रेल। अब उसका अमाउंट भी Consumer थोड़ा याद affairs. रखना पड़ेगा, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। अमाउंट में क्या आ जाएगा? डिफेंस का 6 लाख करोड़ है, रोड्स का 2 लाख करोड़ कुछ है, रेल का भी 2 मतलब उससे थोड़ा कम है, उसका 27 हमें है, इसका उसका 254 25 डिफेंस करोड़ है। का 621 और सड़क में आएंगे तो 278 और रेलवे का 250। रेल का 250। ठीक है। और सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन में वृद्धि किस में हुई है, कौन सी मिनिस्ट्री में? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस, फिर हाउसिंग एंड अर्बन। कम्युनिकेशन में कितने प्रतिशत वृद्धि करी है? 23%। 23%। और दूसरी वाली हाउसिंग वाली कितना परसेंट है? 20%। एजुकेशन में कितनी वृद्धि हुई है? एजुकेशन मिनिस्ट्री में कमी हुई है। -2.2%। और उसके बाद ये बता जाओ रुपी, पूरा सीक्वेंस बताना है, टॉप टू पूरा। रुपी आती कहाँ से? रुपी कम्स फ्रॉम वाले में क्या क्या आएंगे सबसे पहले? बताओ इशिता। सबसे पहले चलो कौन बताएगा? कौन बता रहा है? कोई और बता रहा है? सबसे पहले मैम बताओ। वही पहला तो लोन। आएगा चलो जो सोफिया उधारी बताएगी। से आया बोरोइंग सोफिया से बताओ। 20। उधारी से जो आएगा वो 27%। उसके बाद सेकंड पे आएगा इनकम टैक्स, जो कि बहुत अनकॉमन है, हमेशा होता नहीं है। इनकम टैक्स आएगा 19%। फिर जीएसटी से आया है 18% और कॉर्पोरेशन टैक्स 17%। फिर 4 ही आते फिर हैं। नॉन टैक्स था आपने मैम। 9%। नहीं, लेकिन थोड़ा उसको पूरा देख लेना, ठीक है? क्योंकि पिछली बार 2023 वाले में वो सब्सिडीज और वो दिया हुआ है, सब्सिडीज और डिफेंस का दे दिया है, ठीक है? तो इसलिए मैंने फिर स्कीम्स के भी पूछे थे उसमें तो। हाँ, इसीलिए मैंने फिर पूरा लिखकर चैनल पे डाला था, ठीक है? तो उसको पूरा देख लेना। बढ़िया मैम, समझ में आ गया। उसके बाद वो बताओ जरा, रुपी दूसरा वाला क्या था? जाता कहाँ पैसे पे? जाता कहाँ पे? हाँ, गोस वाले में क्या आएगा? बताओ जरा, उत्तम बताओ। मैम इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है, फिर जो सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट्स को फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंड करती है। पहले स्टेट्स वाला है, परसेंटेज फिर के साथ। इंटरेस्ट। 22% आई थिंक स्टेट पे। 21 फिर मैम पेमेंट में जाता है 19 में इंटरेस्ट और पेमेंट फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में जाता है स्कीम्स 16 में। फिर फाइनेंस कमीशन का होता है 9%। ठीक है, पूरा लर्न कर लेना भाई और बहनों, मतलब ऐसा छोड़ना नहीं है, ठीक है? वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद पिछली बार वाले क्वेश्चंस बहुत ही रैंडम थे, ठीक है? तो रैंडम क्वेश्चंस के लिए हमको क्या करना है, हमको थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखना है। उसमें डिपार्टमेंट वगैरह दे दिए थे, तो डिपार्टमेंट का आप अगर एलोकेशन लर्न करेंगे तो वो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हम लास्ट टाइम पूरा हेल्थ का ही दे दिया था, मतलब हाँ। एक क्वेश्चन पूरे हेल्थ का डिपार्टमेंट भी दे दिया था, हाँ, उसका मतलब राज्य बहुत ही विभाग भी दे दिया फालतू क्वेश्चन था वो। और इतना डिपार्टमेंट को तो उसमें थोड़ा दिमाग लगा लेना कि अब और ऊपर से हाँ क्या मैम एग्जाम में वही क्वेश्चन देख के डिप्रेस हो गए थे हम तो।
डिप्रेस नहीं कि हो ये रहा, क्या रख दिया। नहीं डिप्रेस नहीं हो रहा, क्वेश्चन पढ़ो, डिपार्टमेंट में कितना पैसा दे सकते हैं और उसके बाद मिनिस्ट्री है तो कौन ज़्यादा होगा। एक तो प्रॉब्लम उस क्वेश्चन में ये थी कि उसमें उन्होंने गलत नहीं पूछा था, उन्होंने सही पूछा था, ऐसा कुछ था, मतलब कुछ उल्टा था, है ना। तो पहली बात तो ऐसे क्वेश्चन स्किप कर देना है, ठीक है, लेकिन सारे देख लेने हैं कि कोई डिपार्टमेंट बहुत फर्जी टाइप का लग रहा है क्या, इतने पैसा किसी डिपार्टमेंट को नहीं देंगे, ठीक है। हाँ, डिपार्टमेंट को हमेशा कम ही मिलेगा मिनिस्ट्री से, ठीक है, तो वो दिमाग लगाना है। लेकिन एक बार मुझे क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ऐसा दिया था कि तब भी थोड़ा सा गैस नहीं हो रहा था, ठीक है, तो देख लेना। कुल मिलाकर ऐसा नहीं हम क्वेश्चन देखकर डरते हैं और भागते हैं, पढ़ना क्वेश्चन सारे हैं, ठीक है। चलिए एनडीसी हो गया। ये जो 12 ईयर प्लान्स थे ये हमको अब ज़्यादा देखना नहीं, इससे तो कुछ पूछेंगे नहीं। उसके बाद सेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है, मैम कौन ये बताएगा? बिल्कुल छोड़ दें 5 ईयर प्लान। बिल्कुल छोड़ दो। लास्ट 11वां और 12वें का क्या था वो उद्देश्य? फास्ट एंड सस्टेनेबल मैम। मैम 10% रिड्यूस पॉवर्टी करा था 12th 5 ईयर प्लान में, और 11th में मैम हेड काउंट रिडक्शन ऑफ कंज्यूमर पॉवर्टी बाय 10% था। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हुई थी तो कौन से में हुई थी, 11वें या 12वें? 12वें में। 12वें में हुआ 11वें में क्या था? 11वें में क्या था? इंक्लूसिव फास्ट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ थी उसकी। इंक्लूसिव ग्रोथ थी और Inclusive growth। सस्टेनेबल 12वें में लेकर आ गए थे, ठीक है। तो बस इतना देख लेना, बाकी इसको ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। अब ये मापलाड स्कीम है, कब आई और क्या है ये, कौन बता रहा है? बताओ इशिता। हाँ एमपी लेट्स कह रहे हैं क्या? हाँ, एमपी लाड़ी कह रही हूँ, बताओ। ये 2017 में हुई थी 1993 इनकी कुछ है। 1993 में आई थी ना। 1993 में, और इसमें एमपी लोगों को अलग से पैसा दिया जाता है, शायद 2 करोड़ के हाँ, आसपास। विलेज डेवलपमेंट। हाँ, फिर वो उस कोई विलेज एक अडॉप्ट करते हैं। क्या मैम? अडॉप्ट क्या 5 की 2 करोड़ 5 करोड़ है। 5 करोड़ ऐसे ही 5 करोड़ हो गया। उसके अच्छा। बाद कोविड में कोविड बता में दिया। कोविड में रोक दिए थे, डेवलप करते हैं। हाँ, कोविड में रोक यस दिए, मैम। ठीक है। अच्छा ये बताइए प्रिया, अब आप ही बताएंगी क्योंकि और कोई बता नहीं रहा। चलो इशिता बताएगी। इशिता ये बताओ, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होता है, मतलब? डिसेंट्रलाइज प्लानिंग मैम यही होती है कि अलग अलग मतलब स्टेट्स के हिसाब से भी होता होगा। मतलब सेंट्रलाइज प्लानिंग तो ये हो गई कि पूरा एक सेंटर है, वो डिसाइड करेगा, वो सब स्टेट्स को बता देगा कैसे ऐसे तो आपको decentralized क्या एक्सपेंडिचर हुआ? करना है। लोकल गवर्नमेंट को ऐड करके फिर मैम ये नीति आयोग को बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है। अच्छा, नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसमें वो कौन होता है, कितनी विंग्स होती हैं इसमें? कुछ विंग होती है? 4 विंग्स होती हैं। कौन कौन सी? एक रिसर्च विंग होती है, एक पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस ये सब होती है, एक कंसल्टेंसी टीम इंडिया, ऐसे कुछ 3 हो गई ना, ठीक है। बाकी इसके हाँ, वाइस 3 चेयरमैन और wings। कौन है, ये तो जो हमारे करंट अफेयर में कोई आएगा तो वो हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे बता, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है इशिता? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है कि सब लोगों को साथ में इंक्लूड करके, जैसे कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर को भी इंक्लूड करेंगे, ऐसी मतलब ग्रोथ करे ताकि सब सारी सेक्टर्स जो अपने अपनी है, क्लासेस ऑफ इकोनॉमी सब इंक्लूड हो जाए। अच्छा, मनरेगा कब आया था? 2005। जब आया था तब क्या नाम था? मनरेगा कब हुआ? तब तो नरेगा था। महात्मा 2009 में। मनरेगा 2009 में हो गया। इसका एलोकेशन कितना है? 86 मनरेगा का हाँ 86,000 सर्वाधिक करोड़ कौन सी रुपीस। स्कीम का एलोकेशन है? इन्हीं का है, मनरेगा। ठीक है। सर्वाधिक हाँ मनरेगा का। अब उसके बाद मुझे बताओ, सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? कब सर्व शुरू हुआ? शिक्षा अभियान ये 2002 2001 का है, ठीक है। 2000। उसके बाद स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये कब की है? 1999। 1999। फिर ये कुछ चेंज हो गई है, इसका नाम कुछ चेंज हो गया क्या? क्या हो गया? एनुअल है 2011 में। क्या हो गया था? 2011 में एनुअल हो गया था शायद ये। एनुअल फुल फॉर्म 16 में नहीं हुआ था। 11 फुल फॉर्म क्या है? नेशन अर्बन लाइवलीहुड मिशन करके। हाँ, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ठीक है। 18 स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना क्या है? 1997 की है। 1997 की है, ठीक है। उसके बाद नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन हमारा 2000
क्या हो गया था? 2016 2016 में हो गया था। 2011। 11 ठीक है, एक 11 है और एक 13 है। एक रूरल लाइवलीहुड जो है वो 11 है और अर्बन लाइवलीहुड 13 है। ठीक है, तो इसको एक बार इसके ईयर्स चेक कर लेना। बाकी ये जो आया है मोदी जी की गति शक्ति योजना, ये किस वर्ष आई थी? ये 2021 21 में आया। 21 की है। और उसके बाद आम आदमी बीमा योजना किस वर्ष की है? 2007। 2007। वेरी गुड, 2007 की आम आदमी हो गई। उसके बाद नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब आया था, स्टार्ट किया गया था? 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं इसको, वो हरियाली परियोजना, ये किससे संबंधित है? ये वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन से। एवरी ड्रॉप। ठीक है, तो ये किस वर्ष आई थी? 2003 2003 की है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी स्कीम्स में तो रिसेंट की पूछे, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष की है? 2000 की है। फिर ये उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में का कितना कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में रीसेंट, उसके हिसाब से, बजट के हिसाब से? 18.2 18%। और बाकी सेक्टर्स का कितना है? 26 है शायद उसका, मैन्युफैक्चर का है। और एग्जैक्ट फिगर्स देख लीजिएगा। ये बताइए कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है और इसमें किसका कंट्रीब्यूशन होता है? कैसे कैपिटल फॉर्मेशन होती है? कैपिटल फॉर्मेशन होता है जब भी हम कोई, चलो इशिता बताइए। जब हम कोई एसेट क्रिएट करते हैं या लायबिलिटी रिड्यूस करते हैं तो उसे कैपिटल फॉर्मेशन कहेंगे। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हम कोई बिल्ड कर रहे हैं या फिर हम किसी को कोई लोन दे रहे हैं तो उस पर भी हमें रिटर्न मिलेंगे, तो वो एक तरीके का एसेट हो गया। तो यही। अच्छा ठीक है, तो इसमें अगर ये बताओ इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि नहीं? हम करेगा, इन्वेस्ट करके ही तो, मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब ही हुआ कि हमें रिटर्न लेना है बाद में। और जो लोग घर में अगर पैसा जोड़ रहे हैं तब? मैम वो भी जोड़ रहे हैं, एज इन सेव कर रहे हैं। घर में जोड़ रहे हैं, बैंक में नहीं डाल रहे हैं? नो मैम। नहीं, तो ये नहीं होगा बिकॉज ये बैंकेबल, मतलब हम काउंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद ये बताओ इकोनॉमिक ग्रोथ एक कंट्री में कब होगी पक्की तरीके से? जब उसमें वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ हो, जब वहाँ पर टेक्निकल ग्रोथ हो, जब वहाँ पर ट्रेड वॉल्यूम की ग्रोथ हो, या फिर जब कैपिटल फॉर्मेशन हो? कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल की हिंदी क्या भाई? पूंजी निर्माण। ठीक है, पूंजी निर्माण होगा तभी वहाँ की ग्रोथ हो पाएगी। उसके बाद ये बताओ इशिता, इनमें से कौन सा इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ठीक है, लो पर कैपिटा इनकम, लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की कमी। नेचुरल रिसोर्सेज की कमी। ठीक है, थोड़ा सा हाँ, इन सब चीज़ों में बेसिक कॉन्सेप्ट से ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? मैम जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे थोड़ा सस्टेनेबल फॉर्म में, ताकि मतलब एनवायरमेंटल डैमेज ना हो, तो वही हो जाएगा। विद टेकिंग केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ। फ्यूचर जनरेशन। अच्छा ये बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जारी कौन करता है? नीति आयोग। भारत वाला नहीं पूछ रही हूँ। कोई सोल्यूशन नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यूएसडीएन। SDSN। हाँ वही। SDSN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। और भारत में कौन करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की देख रेख? नीति आयोग। नीति आयोग। ब्रंटलैंड, हाँ, ये ब्रंटलैंड कमीशन का संबंध किससे था? सस्टेनेबल गवर्नमेंट से कॉमन, उन्होंने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट टर्म दिया था, कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले देखो ये बेसिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला तो कर लोगे ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बार बार पूछा जाता है तो इसको मिस मत करना, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद जेनेटिक इंडस्ट्री किसका हिस्सा है? एग्रीकल्चर, फिशिंग, हंटिंग।
सारे हो जाएंगे। एग्रीकल्चर जेनेटिक इंडस्ट्री एग्रीकल्चर का होगा, ठीक है। 2016 का क्वेश्चन है ये। उसके बाद ये बता जाओ जरा, इंडियन एग्रीकल्चर सेंसस के हिसाब से लैंड होल्डिंग्स का क्या साइज होता है? मैम वो स्मॉल मीडियम। सारी बस स्मॉल मीडियम ही होता है क्या? नहीं मतलब आप यही वाला पूछिए ना, स्मॉल मैम 1 हेक्टेयर स्मॉल से जो कम होता है होगा, वो 1 से 2 है। मीडियम 1 से 4, 4 से ऊपर लार्ज हेक्टेयर्स। और मार्जिनल 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से भी कम। चलो उत्तम बताएगा। मार्जिनल बताओ मैम उत्तम। लार्ज 10 से हेक्टेयर से ज्यादा होता है, लार्ज जो होता है। स्मॉल स्टार्टिंग से सीमांत बताओ। एक होता है। स्टार्टिंग से बताओ। मैम एक होता है सीमांत वाला जो होता है वो हाँ, 1 हेक्टेयर से कम होता है। सीमांत मतलब मार्जिनल, ठीक है। फिर एक होता है 1 से लेके 4 के बीच में होता है, उसे लघु कुछ ऐसे बोलते हैं, लघु मध्यम किसान तुम ऐसा। अंग्रेजी फिर में बताओ, मध्यम तुम लघु क्या बता रहे हो? तुम अंग्रेजी में बताओ आराम से। मैंने ऐसे ही हिंदी में पढ़ा था तो वही याद है मुझे। अच्छा, ओके ठीक है। और फिर मैम एक होता है 1 से 4, 4 से 10 एक होता है, वो मीडियम होता है। फिर 10 से जो ज्यादा होता है वो बड़ा वाला किसान होता है, ठीक है, बिग तो अब स्मॉल लैंड होल्डिंग। अब स्मॉल वाला कुछ उसमें चेंज हो गया है? पहले ये था, कुछ चेंज हुआ है क्या रिसेंटली? मैम यही पता है। कुछ चेंज हुआ है क्या? मैम जब वो मैं लेखपाल का पेपर दे रहा था तो मैंने पढ़ा था। ओके चल मैम एक 5 to 10, अच्छा वो कुछ और है, वो शायद एमएस है। ठीक है। स्मॉल और सेमी मीडियम भी आता है, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर, ठीक है। उसके बाद चलो फिर मुझे ये बताओ, भारत में जो उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स में क्या डिफरेंस है? किधर ज्यादा है? छोटी वाली किधर है, बड़ी वाली किधर है? मैम वेस्टर्न यूपी में बड़ा है। वेस्टर्न यूपी में बड़ा है। ग्रीन रेवोल्यूशन से इसका कुछ संबंध है क्या? वेस्टर्न यूपी में। वेस्टर्न यूपी ग्रीन रेवोल्यूशन का भारत में कौन वो था? भारत में किसको? स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, ठीक है। उसके बाद किन क्षेत्रों को बेनिफिट हुआ था ग्रीन रेवोल्यूशन से भारत के? मैम हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। अच्छा, वेस्टर्न यूपी। उत्तम भाई इसमें ये बताओ कि इसमें कौन से क्रॉप्स को बढ़ावा दिया गया था? गेहूं, व्हीट एंड राइस। ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कब है? 2023। मिलेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? बाजरा, जौ, मक्का, ये सब, रागी, कोडो। ठीक है। उसके बाद फिलहाल बंद करें, अभी ऐसा कुछ खास रह नहीं गया है। कल एक बार मैं पूरा देखकर कल दोबारा बाकी क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ। एंड कल आपको इकोनॉमिक सर्वे दे दूंगी, उससे जो इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश का जो हमारा पार्ट बचा है वो अभी नहीं हो पाएगा, तो वो उत्तर प्रदेश की जीके टाइम कर देंगे, ठीक है। चलो बाकी अच्छे से पढ़ाई करो। यूपी वाला मैम बजट और इकोनॉमिक सर्वे के लिए सिर्फ आपकी वीडियो देखनी है, नथिंग मोर देन दैट। हाँ भाई, मतलब उतना देख लोगे वही बहुत है, ठीक है। मैम अलग लकड़ वाला तेंदुलकर ये सब भी पढ़ना है कि रहने दे? हाँ मैम वो टाइप्स ऑफ बेरोजगारी मतलब वो रहते हैं ना, बेरोजगारी के प्रकार और अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार, वो ना कंफ्यूजिंग रहते हैं बहुत। पावर्टी तो बड़ा फेवरेट टॉपिक है इनका, बहुत पूछते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत पूछते हैं, तो ये दोनों चीजें कल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कल इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लीजिएगा, बाकी मैं बताती हूँ कैसे क्या करना है। ओके एवरीवन। मैम आप जो करंट अफेयर की वीडियो के आप जो PDF शेयर कर रहे हो, वो हम जैसे कि वीडियो हमने देख लिया, याद भी कर लिया, तो उसके बाद आप क्या रिकमेंड करोगे? उसको कितनी बार रीड करें? एक बार से काम चल जाएगा या 2-3 बार पढ़ना ये चाहिए तो उसे? इंसान टू इंसान वैरी करेगा। अगर नहीं लर्न होता है तो 2-4 बार देखते रहो, जितने बार देखोगे उतने बार पक्का हो जाएगा। अगर लग रहा है नहीं भाई एक ही बार में हमको तो रट गया है, तो फिर क्यों देखना है दोबारा, ठीक है। मतलब 2-3 बार ऑब्वियसली देखना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड बढ़ा के वीडियो भी देख सकते प्लीज हैं नोट्स बार-बार। मत बनाइएगा, नोट्स बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और वहां पर प्रीलिम्स है, नोट्स नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। मैम प्रिंट आउट ही ले लिया PDF का, तो वो वीडियो के साथ में देख लेता है, टिक हाँ, तो मारता है। परफेक्ट प्रिंट आउट ले लिया, वरना प्रिंट आउट नहीं भी लिया है तो देख के लर्न हो जाता है भाई, मतलब सुन के लर्न हो जाता है, ठीक है। मतलब मिनिमल एफर्ट्स करने हैं, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, ठीक है। यस मैम।
चलो ठीक है इशिता, ओके मैम। ओके Thank ओके एवरीवन, thank गुड you, नाइट, ma'am. थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। Good night. Good night.